नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदुम्न आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इसके फॉरवर्ड में। जैसे कि हमारे जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, तो 2 जनरल साइंस की क्लासेस हो चुकी हैं। हमने फिजिक्स से स्टार्ट करी थी, तो पहला चैप्टर जो था उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जिसको हम कहते हैं मापन से स्टार्ट होता है मेज़रमेंट से। तो मेज़रमेंट हो चुका है, उसके साथ उसी का जो चैप्टर है दूसरा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस, विमा, वो क्या होती हैं वो भी हम देख चुके हैं। तो एक बार हम फिर से विमा को रिवाइज कर लेते हैं कि विमा कैसे निकालते हैं। बहुत ही कंपटीशन के बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान बहुत है कि निकालते कैसे हैं इसको। कई बार हमसे पूछते हैं कि डायमेंशंस हम याद कर लेते हैं, तो याद तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है आपका कंपटीशन में तो आप सीधे टिक कर सकते हो, बट आपको निकालनी आनी चाहिए कि डायमेंशंस यानी विमा हम निकालते कैसे हैं। तो विमा हम निकालने के लिए हमको पहले फर्स्ट चैप्टर पे जाना होगा कि हमारी जो मूल राशियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो वो हम बता ही चुके हैं कि जो आपकी मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूल राशियाँ, यानी ऐसी राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी दूसरी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशि इस स्वयं में क्या है, फंडामेंटल है। स्वयं में क्या है, फंडामेंटल है, यानी स्वयं में स्वतंत्र है ये, कि इनको अगर आपको प्रदर्शित करना है तो किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपकी होती है 7 टाइप की। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जिनको हम कहते हैं मूल राशि। अब होती क्या क्या है तो आप देख लीजिए। पहली आपकी होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा यानी विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति, तीव्रता। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। ये होती है हमारी मूल राशि, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती हैं? 7 होती है, जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हम देख चुके हैं, है ना। इनके मात्रक देख चुके हैं क्या होती है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, किलोग्राम का मीटर क्या होता है, वो सॉरी द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, केल्विन होता है। बहुत से उसमें डिग्री सेल्सियस दिया रहता है, बट जो हम यहाँ पे मेजर करते हैं वो हमेशा केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। सॉरी, समय सेकेंड, किसमें? सेकेंड में। और ताप जो है, ताप हमारा किसमें होता है? केल्विन में होता है। विद्युत धारा एम्पियर, आप जानते हो। पदार्थ की मात्रा क्या कहेंगे? मोल कहेंगे, ठीक है। ज्योति तीव्रता, इसको हम कहते हैं कैंडिला। ये हमने देखा भी था, कैंडिला। और एक होती है ज्योति फ्लक्स, उसकी क्या होती है? उसकी होती है ल्यूमेन, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या है आपका विमा से? तो वो रिलेशन होता है आपका, हम बता देते हैं कैसे। इसको हम लिख देते हैं, इसका थोड़ा काम होने वाला है। अब हम साइड में एक हेडिंग डालते हैं, विमा। विमा डायमेंशंस। अब विमा क्या होती है तो याद रखिएगा, विमा हमारी जो मूल राशियां होती हैं, जिसको हम फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मूल राशियों को आपको घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा। जो भी आपकी मूल राशियां हैं, मूल राशियां, इनको किस में लिखना? घात रूप में। ये जो फॉर्म होता है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है विमा। सिंपल से कई बार डिफिनीशन आती है कि विमा का तात्पर्य क्या है, तो सिंपल से आप लिख सकते हो कि मूल राशियों को उनके घात रूप में प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाता है? आपका विमा कहलाता है। अब विमा लिखते कैसे हैं, विमा बनाते कैसे हैं, तो एक बार देख लीजिए। हमने एक वर्ड यूज किया है कि मूल राशियों को उनके घात रूप में प्रदर्शित करना, इसलिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि मूल राशियां कितनी होती हैं। अब घात में रूप में लिखना, इसके लिए आपको मूल राशियों की आवश्यकता होगी। तो सपोज हम एक मूल राशि कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने एक कोई फार्मूला ले लिया, चाल। क्या ले लिया? चाल ले लिया, स्पीड कहते हैं चाल। चाल का फार्मूला क्या होता है? तो चाल का फार्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। ये बेसिक सा फार्मूला है, आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको इसको विमा रूप में लिखना भैया। किस में लिखना? विमा फॉर्म में लिखना है।
तो आप कैसे करोगे? हमारे पास तो दूरी है, समय है, बट हमें विमा नहीं पता इसकी कैसे होगी। तो याद रखिएगा, इसके लिए हमको मूल राशियों जो हमारे पास हैं 7, उनके हमने एक संकेत निर्धारित करे हैं। हमने क्या निर्धारित किए? संकेत निर्धारित करे हैं। ठीक है, तो हमने विमा निकालने के लिए जो हमारी मूल राशियां होती हैं उनके हमने कुछ संकेत निर्धारित कर दिए हैं कि अगर भैया आपके पास कहीं लंबाई आती है फॉर्मूले में, तो उस लंबाई की जगह आप वो संकेत रख दीजिए, सिंपल। अगर आपके पास कहीं द्रव्यमान आता है तो उस द्रव्यमान की जगह आप उसका संकेत रख दीजिए। तो सिंपल कैसे? लंबाई को हमने लिख दिया L, सिंपल। द्रव्यमान को हमने क्या रख दिया? M। समय को हमने क्या रख दिया? तो याद रखिएगा, समय को हम हमेशा रखते हैं K या थीटा, सॉरी, समय आपका सेकेंड है, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T हो जाएगा आपका समय सेकेंड। ताप है आपका केल्विन, या इसी को हम किससे लिख देते? थीटा। विद्युत धारा एम्पियर, इसको आप कैपिटल I से लिख सकते हो या इसी को AMP से लिख सकते हो। ये दो चीजें किससे लिख सकते हो? कैपिटल I से लिख सकते हैं या इसी को हम एम्पियर से लिख सकते हैं, AMP। फिर आ जाती आपकी पदार्थ की मात्रा, मोल। आपको पता होगा इसका मात्रक, हमने आपको पहले बताया हुआ है। इसमें क्या लिख देंगे? इसको हम सिंपल से लिख देंगे मोल। हो गया। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको हम कैंडेला होता है तो इसको हम सिंपल सा CD लिख देते हैं। ये बेसिक चीजें हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीजें याद हो गई तो आपके यूनिवर्स में कोई भी ऐसी डायमेंशंस नहीं होंगी जो आप बना ना पाओ। किससे? इससे, क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मूल राशियां आपकी 7 होती हैं और जितनी भी राशियां हैं ब्रह्मांड में, इनके अलावा वो सब किससे बनी हैं? इन 7 मूल राशियों से। यानी 7 मूल राशियों से मिलकर जो राशियां बनी होती हैं उनको हम व्युत्पन्न कहते हैं। तो ये मूल राशियां हैं, इनके अलावा जो भी राशियां हैं वो आपकी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। तो अगर आपको भाई मूल राशियों के संकेत पता चल गए तो आप इससे जनरली व्युत्पन्न राशियों के संकेत यानी विमा निकाल सकते हो। हमने एक फॉर्मूला लिया था छोटा सा, चाल। इसको हमने क्या लिखा? चाल बराबर दूरी बटे समय, लिख दिया, दूरी बटे समय। अब आपको छोटा सा याद रखना है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दूरी एक्चुअली है क्या। क्या ये हमारी लंबाई है, ये द्रव्यमान है, समय है, ताप है, क्या है? तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी दूरी है, दूरी आपकी क्या है? लंबाई है। तो आपको दूरी की जगह L लिख देना है, बटे समय आपका क्या है? तो समय को पता है आपका T लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? T लिख दोगे। अब इसको हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं भाई, ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट और पता होगा, मैथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई संख्या लिखी है, उसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो आपको पता होगा उसके ऊपर घात कितनी होती है? उसके ऊपर घात होती है 1। पता है, सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई संख्या है उस पर कोई घात नहीं है तो उसके ऊपर 1 घात होती है। और ये भी पता होगा कि अगर कोई भी संख्या बटे से ऊपर जाती है तो उसकी घात कैसी हो जाती है? उसकी घात हो जाती है नेगेटिव। तो आपको पता है लिखना कैसे है? L 1 घात है, लिखने की जरूरत नहीं है। T को हमें ऊपर ले जाना है, क्योंकि घात जो हमारी विमा होती है, विमा को कभी भी हम बटे के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो T आपकी ऊपर गई, गया, घात कितनी थी? 1 थी। अब इसमें -1 हो गया, -1, ये आपकी बन गई विमा। किसकी? चाल की। सिंपल है, बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे, बहुत आसान है। अगर आपने ये चीजें पढ़ ली कि आपका लंबाई L, द्रव्यमान M, समय T, ताप केल्विन या थीटा, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए ये बहुत नहीं, ये जनरली नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं ये बहुत रेयर केस में ये पूछे नहीं जाते एग्जाम में। तो आपको ये 5 याद रखने, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जनरली समझ में आ रहा होगा। लंबाई L, लेंथ, द्रव्यमान मास M, समय T, टाइम, ताप थीटा, कभी कभी होता है केल्विन, मात्रा, ठीक है। तो चलिए हम 1-2 और निकाल के देखते हैं, बहुत आसान है। हम छोटा सा ले लेते हैं आपका त्वरण, त्वरण ले लेते हैं। अगर आप त्वरण नहीं लेते तो आप ले लीजिए बल, ले लीजिए फोर्स, ठीक है। हमने ले लिया बल, बल ले लिए।
अब आपको पता होगा बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको विमा निकालनी है तो आपको फिजिक्स के फॉर्मूले लर्न होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद तो आप डायमेंशंस विमा नहीं निकाल सकते। कोई भी गारंटी नहीं है कि आप निकाल पाओगे, आपको संकेत चाहे जितना याद हो। अगर हम आपसे कह देते हैं कि भाई बल की विमा क्या होगी, निम्न आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप निकालिए, कैसे निकालोगे, आपको तो फॉर्मूले ही पता नहीं है। तो याद रखिएगा कि फिजिक्स में आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम जानते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है। बल का फॉर्मूला होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब याद रखिएगा इन चीजें जो आप निकाल रहे हो इनको आप याद कर सकते हो। चाल की Lt-1, वेग है, वेग भी आपकी एक टाइप की चाल है, वो सदिश अदिश के बेस पे होती है, तो भी Lt-1। अब त्वरण की आपको पता होना चाहिए, त्वरण की होती है Lt-2। अब आपको दिमाग लगाना है कि Lt-2 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे त्वरण आ गया। देखिए द्रव्यमान हमने क्या संकेत बताया, आपको हमने संकेत बताया m। अब भाई त्वरण की पता नहीं है हमें तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको त्वरण पता होता तो आप सिंपल से रख देते, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आप इनको निकालते जाइएगा और इनको याद करते जाइएगा, आसान होगा। त्वरण को हमें पता है Lt-2 होती है। लीजिए बन गई आपकी बल की विमा, क्या बन गई mLt-2। ये बेसिक है, ये बेस है, आप याद रखिएगा। त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो भूलिएगा ही नहीं। mLt-2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, चाहे आपका संवेग हो, चाहे आपका आवेग हो, चाहे आपका कार्य हो, चाहे आपका कुछ भी हो जिसमें बल है आपका आगे, उसमें ये आपको बहुत बेसिक याद रखना पड़ेगा। अगर हम आपसे कार्य की कहेंगे तो आपको पता होगा वहां पे बल आएगा। अगर हम आपसे संवेग की कहेंगे तो आपको पता है वहां बल आएगा। अगर हम आपको आवेग की कहेंगे तो आपको पता होगा वहां बल आएगा। लेकिन वो बात की बात है, हम छोटा सा बेसिक पे लेके चलते हैं। त्वरण कैसे निकलेगा, त्वरण कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, जैसे दूरी में समय के साथ दूरी में परिवर्तन, किसमें, समय के साथ दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेग में समय के साथ परिवर्तन, वेग में समय के साथ परिवर्तन, यही तो त्वरण होता है। ये आपका वेग परिवर्तन है जो वो समय की रिस्पेक्ट में वो कितना है वो आपका त्वरण हो जाएगा। सिंपल सा आपका वेग, या हमने क्या बोला, आपका चाहे चाल हो, ये आपका वेग हो, उसकी विमा क्या होगी Lt-1। आप रख दीजिए Lt-1, समय बटे में t रखना है, t हमने आपको बोला घात 1 है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, Lt-1 है, ये भी t पर गया, T-1 -1 घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा है, तो Lt-2 बेसिक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला। तो याद रखिए इनको निकालना बहुत आसान है, आप निकालते जाओगे, याद करते जाओगे। अब हमने ये रख दिया, क्या गया, तो ये आपका बेसिक था। हमने एक बार सोचा आपको बता दी जाए, वैसे ही क्लास हो चुकी है तो शायद समझ में ना आया हो। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लाइटिंग वगैरह प्रॉब्लम हो रही थी, साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, तो क्लासेस थोड़ी आपकी डिले हो गई हैं। बट अब शायद थोड़ी ठीक ठाक लग रहा होगा तो आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। आपकी मैथ की क्लासेस तो कंटिन्यू चल ही रही हैं, तो कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू चले। आपकी पहले फिजिक्स होगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री के बाद आपकी बायो स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको 1-2 डायमेंशंस देते हैं, वो आप निकालिएगा तो हमको बताइएगा कैसे होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करिएगा। चलिए हमें आप एक को देते हैं संवेग, आवेग, कार्य, ठीक है। चलिए ये 3 आपको हमने दी होमवर्क, इसको आप कमेंट करके हमको बताइएगा। क्या संवेग की डायमेंशंस, आवेग की डायमेंशन, कार्य की डायमेंशन क्या होती हैं, कैसे निकालेंगे, आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है। फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा और आप हमेशा उसके ऊपर संकेत रखते जाइए। चलिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट आपको विमा का। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो चलिए हम नया टॉपिक जो है हमारा, नया चैप्टर हम उसको बोलेंगे, वो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यानी मोशन, हिंदी में बोले तो गति। ये क्या होती है थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। जो आपकी फिजिक्स है हमेशा याद रखिए, फिजिक्स आपकी हमेशा हमेशा कंपैरिजन पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, तुलना पे डिपेंड करती है।
आप एक चीज़ से दूसरे की तुलना करोगे, दूसरी चीज़ की तीसरे से करोगे, ऐसे जो आपकी होती है वो फिजिक्स कंप्लीट होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी फिजिक्स है फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जो भी है वो एकदम सीरीज से है। कोई भी चैप्टर अगर आपने बीच में मिस कर दिया तो आपको आने वाली जो फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने आपको पहले बोला मात्रक, आपको मात्रक पता नहीं होंगे तो आप चाहे गति का फॉर्मूला हो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो आप नहीं निकाल पाओगे। डायमेंशन हम नहीं आपको बताते तो आप आगे आने वाली कोई भी फॉर्मूला है उसकी डायमेंशन निकाल पाओगे। अब जो आपका यहाँ गति है तो यहाँ से आपका थोड़ा बेसिक जेन्युइन चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम उसको बताते हैं कि आपकी गति क्या है। हाँ, हेडिंग डाल देते हैं मोशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप घर पे खड़े हो फिलहाल अभी करंट में, 5 घंटे बाद आप कहीं और गए, मन हुआ टहलने का, आप वहाँ चले गए, थोड़ी देर मन हुआ आप वहाँ से कहीं और चले गए, तो आपने क्या देखा? समय के साथ पहले थोड़ी देर आप घर पे हो, 5 घंटे बाद आप कहाँ चले गए? कहीं और चले गए, कुछ समय बाद आप कहीं और चले गए, यानी आपकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन कैसे हो रहा है हमें पता कैसे चलेगा? हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप खुद के बेस पर ले लीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, आपको कुछ याद नहीं है, इसके पहले आपको डायमेंशंस नहीं आती थी, लेकिन आप 5-10 मिनट बाद अब आपको लग रहा होगा कि आपको हाँ डायमेंशन थोड़ी आने लगी हैं। कैसे आने लगी हैं? पहले आप में कुछ था नहीं था, अब आपको डायमेंशन से आने लगी। आपने क्या देखा कि कुछ समय पहले हमको कुछ नहीं आता था, किसके बारे में? व्योम के बारे में, अब आने लगा, यानी आप में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। हुआ, समय बदला, ऑफ कोर्स बदला, समय बदला, आप में परिवर्तन हुआ। हुआ ना? आपने तुलना की, किससे तुलना की? आप जो पहले थे, जो आपकी कंडीशंस पहले थी, उस कंडीशंस से आपने अब किसमें? वर्तमान में। आप वर्तमान में कैसे हो? आपने तुलना की, खुद की करी या नहीं करी? कि आपको पता कैसे चला कि आप में परिवर्तन हो रहा है? आपने पहले खुद को जज किया, अब आपने खुद को जज किया अभी प्रेजेंट में, तब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ भैया हम थोड़ा सा बेहतर हुए, यानी आप में परिवर्तन हुआ है, यानी आप कुछ चेंजिंग कर रहे हो। तो जो चेंजिंग होता है ना, परिवर्तन, जो चेंजिंग होता है परिवर्तन, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। यानी किसी वस्तु में अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें मोशन है, वो गति कर रही है। लेकिन भैया हम यहाँ पे तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में हमेशा याद रखिएगा, हम किसी एक स्थित चीज जिसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु, उसको हम ले लेते हैं और उससे हम किसी दूसरी चीज की कंपैरिजन करते हैं। कोई एक स्थित बिंदु ले लेते हैं, उससे कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं। जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका ए पॉइंट है, आपका घर है, हाउस, ठीक। चलिए बी पॉइंट आपका हम मान लेते हैं क्या है? आपका कोचिंग सेंटर है, आपका कोचिंग सेंटर है ना? अभी आप यहाँ पे हो 5 बज के, चलिए 5 बजे आप कहाँ हो? घर में हो। 6 बजे आप कहाँ आ गए? आप कहाँ आ गए? आप अपने कोचिंग सेंटर आ गए। यानी समय के सापेक्ष ये बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इस घर के सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। आप कहाँ पहुंच गए? बी पे पहुंच गए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि भैया घर भी आपका स्थित है, आपका कोचिंग सेंटर भी स्थित है। तो याद रखिएगा, हम इसको नहीं देख रहे कि आपको मोशन में है या नहीं, हम घर को नहीं देख रहे मोशन में है या नहीं, हम कोचिंग सेंटर को नहीं देख रहे मोशन में है नहीं, हम किसको देख रहे हैं? हम खुद को देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं? हम खुद को देख रहे हैं कि हम मोशन में हैं या नहीं है। ऑफ कोर्स हम मोशन में, क्यों? क्योंकि हमारा घर स्थित है, हम 5 बजे यहाँ थे, 6 बजे हम कोचिंग सेंटर पहुंच गए, यानी घर की स्थिति तो वही है, कोचिंग सेंटर की स्थिति वही है, लेकिन हमारी बदल गई। 5 बजे हम पहले कहीं थे, 6 बजे हम कहीं और आ गए। तो ये जो स्थिति परिवर्तन हो रही है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, इसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। बहुत सी चीज़ें हम जो फिजिक्स में है, हम जनरली जो रेफरेंस पॉइंट है, जो संदर्भ बिंदु है, जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, हम अर्थ को मान सकते हैं। सपोज हमारे एक पेड़ है, पेड़ कहीं पे खड़ा है, आप निकले, बस से निकले, पेड़ आपका थोड़ी देर पहले कहीं दूर दिख रहा था, फिर आप पास आए, पेड़ आपका और पास दिखने लगा, अब आप पेड़ के बिल्कुल अगल बगल हो गए, अब आप आगे निकल गए, पेड़ आपका फिर पीछे निकल गया। तो आपको क्या लगेगा कि भैया आपका पेड़ चल रहा है, लेकिन नहीं, पेड़ अपनी जगह स्थित है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष आप गति कर रहे हो। तो इसका हम क्या कहेंगे? सिंपल सा तात्पर्य कि भैया आप क्या मोशन में हो। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मोशन को इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं लेना कि इसकी बहुत ज्यादा डेफिनेशन आती है।
डिफिनीशन नहीं आती, इसको थोड़ा सा समझना होता है कि हमारा संदर्भ बिंदु हम कैसे रिस्पेक्ट में कैसे इसकी तुलना करते हैं, हम कैसे देखते हैं कि हम मोशन में है या नहीं है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। तो याद रखिएगा, समय के साथ परिभाषा अगर हम बात करें, समय के साथ स्थिति में क्या परिवर्तन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गति यानी मोशन। ये आपका सिंपल सा पॉइंट है कि समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वस्तु गति में है, वस्तु मोशन में है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं कि भैया हमने तो देख लिया कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हमने उसको कह दिया गति में है। ठीक है, हम विराम में क्या कहेंगे, विराम में किसको कहेंगे? तो सिंपल से याद रखिएगा, विराम का मतलब होता है कि अगर आपका समय परिवर्तित हो रहा है, आपके आसपास की चीजें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन आप जिससे खुद की तुलना कर रहे हो वो भी वहीं पे है, और आप खुद की तुलना कर रहे हो आप भी वहीं पे हो। समय आपका बदल रहा है, समय तो कोई रोक नहीं सकता। तो याद रखिएगा, अगर आपकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष नहीं है तो वो कैसे है, वो रेस्ट में है, वो विराम में है। यानी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, समय के साथ वस्तु में परिवर्तन ना होना। ये किसकी परिभाषा बन जाएगी, ये आपकी डिफिनीशन बन जाती है रेस्ट की। सिंपल सा, आई होप समझ में आ गया होगा कि समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु रेस्ट में है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारी गति क्या है, गति के प्रकार क्या है। गति तो हमने देख ली, उसके प्रकार देख लेते हैं कि जो आपकी गतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बार पूछा जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपकी सर्कुलेटरी मोशन से हम एक क्वेश्चन बता देते हैं कि बहुत बार हमसे बहुत क्वेश्चन पूछा करते हैं कि आपकी जो वृत्तीय गति है वो त्वरित गति कैसे है। अगर आप एक नज़र में देखोगे तो आप सिंपल सा कह दोगे वृत्तीय गति आपकी त्वरित गति नहीं है, लेकिन वो त्वरित गति है। कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सिंपल सा हम इसका डाल लेते हैं हेडिंग, प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, प्रकार आपकी गति हो गई, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 मोशन। तो हम सिंपल सा पहली गति लिखेंगे हम, सरल रेखी गति, सरल रेखी गति, इसी को हम कहते हैं सरल रेखी गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरी होती है आपकी वृत्तीय गति, वृत्तीय गति जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। इसी से कंपैरिजन मिलती जुलती होती है, वो आपकी होती है घूर्णन गति, घूर्णन गति जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। पहली आपकी सरल रेखी गति, दूसरी आपकी वृत्तीय गति, तीसरी घूर्णन गति। तीसरी तो नहीं कहेंगे लेकिन इसी का कंपैरिजन है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तीसरी आती है आपकी दोलन गति, दोलन गति इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दोलन गति को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसी से मिलती जुलती जो आपकी होती है वो कंपन गति होती है, कंपन गति। बहुत बार आप इनको अलग अलग देखोगे, सरल रेखी गति अलग है, वृत्तीय अलग है, घूर्णन अलग है, दोलन अलग है, कंपन अलग है। लेकिन हमने क्या बोला स्टार्टिंग में कि हम कंपैरिजन से पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इसको हम कंपैरिजन से दोनों को पढ़ लेंगे, तुलना करके इन दोनों को तुलना करके पढ़ लेंगे। इसके बाद आपकी जो आती है वो आपको पता होगा वो आपकी कैसे होती है, ये थोड़ी अलग टाइप की आवर्ती गति है। इसको जब हम किसी एंगल पे भेजते हैं, ठीक है, किसी एंगल पे भेजते हैं उसको हम कह देते हैं आवर्ती गति। चलिए इसके बाद हाँ इतनी होते हैं आपकी सिंपल सा, जो भी आपके कुछ हैं कॉन्सेप्चुअल है वो, क्योंकि आपकी जो आवर्ती गति है ये भी एक का पेंडुलम वाली गति है, वो तो आपकी दोलन गति है। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके हैं तो इसको हम थोड़ा बाद में बताएंगे। जो आसान है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं हम पहले से सरल रेखी गति क्या होती है। सिंपल सा है, सरल रेखी गति का मतलब है कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे सरल रेखी गति। तो जैसे आप ए पॉइंट पे खड़े हो, इससे सीधा एकदम बी पॉइंट है, ये काला चश्मा लगा के आप जा रहे हो कहाँ, एकदम सीधी रेखा में, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन। आप कहीं ना मुड़ो,
आप चाहे आँख भी बंद कर लो, अगर आप सीधे जा रहे हो तो आपकी कौन सी गति है? सरल रेखी गति। ये बहुत इजी सा है, सीधी रेखा में गति। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो होती है आपकी वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड आपका है घूर्णन गति। घूर्णन गति, वृत्तीय गति का मतलब क्या है? आप देखा होगा कि जैसे हम रस्सी में एक पत्थर बांध देते हैं, सबने किया होगा, देखा होगा, अगर नहीं किया होगा, किसी पत्थर को अगर हम रस्सी में बांध देते हैं फिर हम उसको घुमाते हैं तो कैसी गति होती है? वो आपकी वृत्तीय गति होती है। बेसिक सा एग्जांपल है। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख लीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे होने वाला रीज़न क्या है, फैक्ट क्या है, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए, वृत्तीय गति हमने क्या बोला? आपने एक रस्सी ली, उसमें पत्थर बांध लिया और उसको आपने जोर से घुमाना स्टार्ट किया, वो क्या करेगा? ऐसे तो घूमेगा। तो ये जो मोशन होता है इसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी मोशन, या इस गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। यानी एक किसके? एक बिंदु के परितः, हम इसको अच्छे नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक बिंदु के परितः होने वाली गति, एक बिंदु के परितः या एक बिंदु से निश्चित दूरी पे उसके चारों ओर होने वाली गति आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। समझ में आ गया? या एक वृत्ताकार मार्ग में होने वाली गति आपकी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति। और एग्जाम्पल इसका जैसे मौत का कुआं नाम सुना ही होगा, उसमें जो बाइक घुमाते हैं वो भी आपकी कैसी गति होती? वो आपकी होती वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि आपका वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। पहला क्वेश्चन, ये आपकी वृत्तीय गति त्वरित गति है या नहीं? सिंपल सा, कि आपकी वृत्तीय गति त्वरित गति है या नहीं? अगर है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, क्या आपकी वृत्तीय गति त्वरित गति है? हाँ है, वृत्तीय गति आपकी त्वरित गति है। लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, नहीं। अगर एक निश्चित वेग से भी घूम रही है तो हम सिंपल सा कहते हैं कि ये आपकी त्वरित गति है। इसके पीछे होने वाला रीजन होता है क्योंकि इसकी दिशा बदलती है, बार बार दिशा बदलती है, ये रीजन होता है आपका वृत्तीय गति। आपको जज करता है, ये आप पॉइंट ले लीजिए, इसमें मोशन ये है, आप ये पॉइंट ले लीजिए, इसमें गति ये है, ये पॉइंट ले लीजिए, इसमें दिशा ये है, ये पॉइंट ले लीजिए, इसमें दिशा क्या है, ये। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा वृत्तीय गति क्या है। किसी बिंदु के परितः होने वाली गति या किसी वृत्ताकार मार्ग में होने वाली गति वृत्तीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल आपका मौत का कुआं हो गया। एग्जाम्पल आप चाहे साइकिल भी अगर लेके घूमते हो तो वो भी आप समझ सकते हो वृत्तीय गति है। ठीक है, और फिर इसका क्वेश्चन आता है आपका कि त्वरित गति है या नहीं है, तो सिंपल सा आप आंसर दोगे हाँ ये वृत्तीय गति त्वरित गति है। उसका रीजन है आपका क्या? उसका रीजन है कि आपकी इसमें दिशा बदलती है, बार बार दिशा बदलती है। दिशा बदलने के कारण आपकी एक जो है मोशन वृत्तीय गति, एक त्वरित गति है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका जो है घूर्णन गति, उसको क्या कहेंगे? इसी से कंपैरिजन कर लीजिए। हमने आपको एक पॉइंट बताया इसमें, एक बिंदु के परितः, किसके? एक बिंदु के परितः, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज हो जाएगा वर्ड का, बिंदु की जगह आप एक अक्ष कर दीजिए, बस सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। यानी बिंदु की जगह आपको क्या करना? एक अक्ष करना है। अब इसके परितः अगर कोई चीज आपकी घूम रही है, ये वस्तु है आपकी, इसकी कोई अक्ष होगी जिसके सहारे ये टिकी होगी। अब इसको इस अक्ष के परितः घूमना है। एग्जाम्पल के लिए आपकी अर्थ पृथ्वी कैसी गति करती है? घूर्णन गति करती है। कैसी गति करती? घूर्णन गति करती है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सिंपल सा कहेंगे घूर्णन गति। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था कि आपकी जो मोशन है उसका पहला आपका सरल रेखा में गति, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा आपका वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वृत्तीय गति में हमेशा दिशा बदलती है। दूसरा जो आपका नेक्स्ट है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है उसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति। नेक्स्ट आपकी आती है दोलन गति। क्या आती है? दोलन गति। ठीक है, क्या आती है आपकी? दोलन गति। इसको आप कैसे देखोगे? दोलन गति क्या होती है? तो सिंपल सा हमने बोला आपकी जैसे पेंडुलम है, ये
घड़ी देखी होगी, है ना, पेंडुलम वाली, उसमें क्या होता है, उसमें उसका लोलक लटका होता है। अब इसको क्या करना है, सपोज हम वो नहीं लेते, हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक ऊपर रस्सी बांध दी, उसमें एक पत्थर लटका दिया, ये उसकी साम्य स्थिति है। कौन सी स्थिति, वो उसकी साम्य स्थिति है। थोड़ा वर्ड याद रखा करिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साम्य स्थिति। जब वो अपनी जिस पोजीशन में होना चाहिए उसको, उसी पोजीशन में। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने बल लगाया और उसको उसके स्थान से हल्का सा हटा दिया। कहाँ हटाया, ये हटा दिया। ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये रस्सी है, लेकिन ये क्या करेगा, यहीं पे रुका रहेगा, नहीं, ग्रेविटेशन की वजह से वो तो नीचे आएगा, वो यहाँ आएगा, लेकिन वो स्पीड में आ रहा है तो क्या आके यहीं अटक जाएगा, नहीं, वो यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रस्सी में इसको लटका देना है, इसको यहाँ से हल्का सा विस्थापित कर देना है, तो वो क्या करेगी, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। यानी वो अपने मार्ग को क्या करेगा, बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा, बार बार दोहराएगा। और जो ये गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति। यानी जब कोई वस्तु अपने मार्ग को बार बार दोहराती है, क्या करती है, अपने मार्ग को बार बार दोहराती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोलन गति। सिंपल, समझ में आ गया। यानी जब कोई वस्तु अपने मार्ग को बार बार दोहराती है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो समय होता है वो निश्चित होता है, यानी वो एक निश्चित समय बाद वो अपना मार्ग दोहराएगी। अगर यहाँ जाने उसको 5 सेकेंड लग रहा है, तो आई होप उसको जब यहाँ से यहाँ जाएगी तभी उसको 5 सेकेंड लगेगा। तो एक निश्चित समय बाद उसको अपना मार्ग दोहराना ही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम दोलन गति कहेंगे। समय क्या होता है, इसमें समय होता है आपका निश्चित। क्या होता है, समय आपका निश्चित होता है। ये चीज समझ में आई। दोलन गति क्या होती है, सिंपल सा आप कहोगे कि दोलन गति होती है जब कोई वस्तु अपने मार्ग को एक निश्चित समय अंतराल बाद बार बार दोहराती है, उसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहते हैं। चलिए, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है आपका क्या, कंपन गति। कंपन गति आपको सिंपल सा इमेजिनेशन करना है, आपको इमेज बनानी है अपने पिक्चर में, दिमाग में, कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा समझते जाओगे, इमेज बनाते जाओगे अपने दिमाग में, तो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कंपन गति को हम देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने दोलन गति में क्या बोला कि एक वस्तु अपना स्थान बार बार दोहराती है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि दोलन गति में जो डिस्टेंस होती है ये बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कंपन गति की तुलना में ज्यादा होती है। या हम यूं बोलें कि कंपन गति में जो ये डिस्टेंस होती है ये दोलन गति की तुलना में कम होती है। या सिंपल सा हम बोल रहे हैं कि दोलन गति कंपन गति कब बनती है, तो दोलन गति कंपन गति तब बनती है जब हम दोलन गति में होने वाले विस्थापन को कम कर देते हैं। कैसे, आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे ऐसे लाइनिंग बना करती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या होता है, ये कंपन है ना, कंपन है ना। कंपन क्या है, तो आपको देखा होगा कि ये जो एक पॉइंट है ये साम्य बिंदु है। जैसे आपका ये साम्य बिंदु था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो साम्य बिंदु है ना, ये देखिए, तो ये क्या गई, ऐसे गई, फिर ये गई, फिर ये गई, ये गई, यानी वो अपना साम्य स्थिति को बार बार दोहरा रही, बार बार दोहरा रही। लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा। इसमें आपका क्या है, इसमें आपको ये साम्य है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, लेकिन वो क्या है, ये डिस्टेंस आपका बार बार कवर कर रहा है ना, हर समय बाद वो फिर से वही स्थिति में आता है। लेकिन ये आपका डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ये वाला, यही तो आपको विस्थापन, जैसे ये था कि नहीं, ये वाला था ना, ये वाला सेम वही है। ये तो आपको पता होगा कि इसमें जो विस्थापन है वो बहुत ज़्यादा है, या उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कंपन गति, दोलन गति, ये आपको समझ में आ गई होंगी, वो भी अपना निश्चित समय बाद अपना मार्ग दोहराती है और कंपन गति भी वही करती है। अंतर क्या है कि दोलन गति का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका जो विस्थापन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपकी दोलन गति का और कंपन गति में जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वो क्या कहते हैं, बहुत तेज वाइब्रेट करती है। जैसे आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता, कि जो आपके घर में लाइट आती है ना, वो 5 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है, कितनी की आती है, 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है। ये आपका नेक्स्ट था। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली वो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन हाँ उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो होती है आपकी कोणीय गति।
कोणीय गति। आपने सोचा होगा कि हमने इसमें क्यों नहीं बताया, तो वो थोड़ी स्पेशली होती हैं, उनके थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, वो थोड़ा अलग चीज़ें होती हैं, होती इसी से पैरेलल है, लेकिन इसको थोड़ा हम एक थियोरिटिकल बेस पे हम उनको ले लेते हैं, इसलिए हम इनको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कोणीय गति, कोणीय गति, एंगुलर मोशन। अब ये क्या होती, तो सिंपल सा वही है, आपका एक वृत्त है या कोई पॉइंट है, तो कोई वस्तु अगर वृत्त से कोई एंगल बनाते हुए गति करती है, कोई वस्तु से अगर कुछ एंगल बनाते हुए, जैसे सपोज ये वस्तु है ऐसे, हमें पहले ऐसे से घूमना चाहिए था, लेकिन हमने इससे क्या किया, हमने थोड़ा सा ऐसे ना चल के, ऐसे ना घूम के हमने एक एंगल बना लिया। अब हम ऐसे ऐसे घूम रहे, तो ये था ये वाला, ये तो रेडियस हो गई आपकी, और ये एंगल आयु समझ में आ गई, ये वाला एंगल ये है ना, ऐसे ये। अब हम ऐसे घूम रहे ऐसे ऐसे, तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, कोणीय गति। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोशन जो होता है थीटा अपॉन टी कह देते हैं, जो भी होता है, ठीक है, जो गति होती है वो थीटा अपॉन टी होती है। यानी कोण आप एकांत समय में या कोई कुछ भी समय हो उसमें आप कितना एंगल कवर कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, कोणीय गति कहेंगे। तो ये आपका था गति आपकी क्या होती है, आपको समझ में आया होगा। गति के हमने प्रकार देखे कि गति के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद और भी प्रकार हैं, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है और उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले हैं, उनको हम एक एक दिन में कवर कर लेंगे। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ और थोड़ा बेहतर इम्प्रूव करने लायक है। तो पढ़ते रहिएगा। जैसे आप समझ रहे हैं लॉकडाउन का माहौल है, तो सब लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ें या ना पढ़ें। बहुत से लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं या बहुत से कुछ लोग हैं जो हमसे कहते हैं, हमारे स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि सर लॉकडाउन है तो हम क्यों पढ़ें। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास वैकेंसी नहीं है। आपकी आरआरबी एनटीपीसी है जो आपके लॉकडाउन के बाद एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी है आपका एसएससी सीएचएसएल भी है ना, आपका एसएससी डीआरडीओ भी है। ये बेसिक से एग्जाम्पल है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बीईओ का एग्जाम है। ये आपके सारे एग्जाम पेंडिंग में है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप बताइएगा हमको, जो भी हमने आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन जरूर बताइएगा। तो हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए कुछ बेहतर करते रहेंगे। तो कंटिन्यू हम क्लास सोचेंगे कंटिन्यू रहे तो थोड़ा सा रनअप बना रहेगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी इससे थोड़ा बेनिफिट हो जाए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट करके, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, जिससे हम आपके लिए डेली कुछ नया बेहतर कर पाएँ।